नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेज में। और अपन कक्षा 10 का सामाजिक विषय का पहला अध्याय स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक का अध्ययन कर रहे थे। अपन ने जो भारत के 16 महाजनपद थे और राजस्थान के जो प्रमुख जनपद थे उनका अध्ययन कर लिया था। और आज अपना टॉपिक चलेगा मौर्य वंश। ठीक है, तो मौर्य वंश को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। उस स्टोरी को सुनने के बाद शायद आपको मौर्य वंश आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, जब भारत में 16 महाजनपद थे, ठीक है, उस समय मगध पर 544 ईसा पूर्व में हर्यक वंश का शासन हुआ और मगध एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभर कर सामने आया। और धीरे धीरे मगध साम्राज्य संपूर्ण उत्तर भारत पर फैल चुका था। ठीक है, तो हर्यक वंश के पश्चात मगध पर फिर शिशुनाग वंश का शासन हुआ और फिर उसके पश्चात मगध पर नंद वंश का शासन हुआ। जब मगध पर नंद वंश का शासन था तब नंद वंश के शासक घनानंद के समय गांधार जनपद में स्थित एक तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि भारत का उस समय बहुत ही फेमस विश्वविद्यालय था, प्राचीन भारत का तक्षशिला विश्वविद्यालय, उस तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करवाने वाले एक आचार्य हुआ करते थे जिनका नाम था चाणक्य। ठीक है, जिनका नाम था क्या? चाणक्य, जिनको कौटिल्य भी कहते हैं और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है जिनको। तो चाणक्य को पता चलता है कि विश्व विजेता सिकंदर भारत को जीतने के लिए भारत की तरफ बढ़ रहा है। ये विश्व विजेता सिकंदर कौन था? सिकंदर महान, जिसके बारे में आपने सुना हो तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। सिकंदर ने आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व के समय। तो उस समय अपने राजस्थान में सिवी, अर्जुनयन और मालव 3 जातियां पश्चिमी पंजाब और पाकिस्तान से सिकंदर के आक्रमण से के डर से उस क्षेत्र को छोड़कर राजस्थान में प्रवेश करी थी। उस समय मैंने आपको बताया था सिकंदर के बारे में। तो विश्व विजेता सिकंदर मकदूनिया का शासक था और ये पूरे विश्व को जीतना चाहता था। तो इसने भारत विजय का अभियान चलाया था। तो जब ये भारत की तरफ बढ़ रहा था उस समय सबसे पहले मार्ग में इधर काबुल, कांधार होते हुए सबसे पहले कांधार जनपद पड़ता है और कांधार जनपद में तक्षशिला विश्वविद्यालय था जिसमें आचार्य चाणक्य अध्यापन कार्य करवाया करते थे। तो इनको पता चलता है कि सिकंदर भारत की तरफ बढ़ रहा है भारत को जीतने के लिए। ऐसे में सिकंदर का सामना करने के लिए आचार्य चाणक्य ने भारत को एकजुट करने का सपना देखा। क्या किया? भारत को एकजुट यानी भारत को अखंड बनाने का सपना देखा, संपूर्ण भारत को एक करने का सपना देखा, क्योंकि सिकंदर एक शक्तिशाली शासक था और उसका सामना पूरे भारत को एक करके ही किया जा सकता है। भाई, चाणक्य ने देख लिया था कि जब तक पूरा भारत एक नहीं होगा तब तक सिकंदर का सामना नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि सिकंदर ने आधे से ज़्यादा एशिया और यूरोप के बहुत सारे क्षेत्र को जीत लिया था और वो बहुत ही शक्तिशाली शासक था और वो भारत को जीतने के अभियान पर निकला था। तो उसका सामना करने के लिए समस्त भारत को एक करना अनिवार्य था। और ऐसे में सबसे शक्तिशाली जनपद उस समय हुआ करता था मगध। कौन सा? मगध। और मगध पर शासन था नंद वंश के शासक घनानंद का। तो आचार्य चाणक्य अपना सपना पूरा करने के लिए यानी पूरे भारत को एकजुट करने के लिए, सिकंदर का सामना करने के लिए घनानंद के पास आते हैं अपना फरमान लेके कि समस्त भारत को एक किया जाए और वो कार्य सिर्फ आप ही कर सकते हो। घनानंद को बोलते हैं कि ये कार्य सिर्फ आप ही कर सकते हो, क्योंकि सबसे शक्तिशाली शासक अभी वर्तमान में भारत में आप ही हो और आप ही पूरे भारत के छोटे मोटे जनपदों को, पूरे छोटी मोटी रियासतों को एकजुट करके एक अखंड भारत का निर्माण कर सकते हो। तो जो घनानंद था वह बहुत ही विलासी शासक था, ऐसे शराब के नशे में रहता था हमेशा। और वह घनानंद आचार्य चाणक्य का अपमान करके अपने राज्य से बाहर निकाल देता है। तो जब अपने राज्य से अपमान करके बाहर निकाल रहा होता है तभी आचार्य चाणक्य उसके सामने एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि तेरा और तेरे वंश के पतन का कारण सिर्फ मैं ही बनूंगा। तो उस समय फिर आचार्य चाणक्य वापस तक्षशिला लौट रहे होते हैं। तब रास्ते में वो देखते हैं कि कुछ बच्चे रास्ते में खेल रहे थे। ठीक है, तो वो वहाँ रुककर विश्राम करते और उन बच्चों का खेल देखते हैं। तो उन बच्चों में
वो एक बच्चे को देखते हैं जो एक बच्चा उन सभी बच्चों का नेतृत्व कर रहा होता है, और उस बच्चे में आचार्य चाणक्य जो समस्त भारत को एकजुट करने वाले सम्राट के जो गुण हैं उस बच्चे में आचार्य चाणक्य को वो गुण दिखाई देते हैं। और आचार्य चाणक्य उस बच्चे को अपने साथ में तक्षशिला लेके जाते हैं और उसको अस्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा प्रदान कराते हैं, और फिर वही बच्चा, उस बच्चे का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, और वही बच्चा कालांतर में मगध साम्राज्य का शासक बनता है। घनानंद को हराकर मगध साम्राज्य का शासक बनता है और मौर्य वंश की स्थापना करता है, और वही बच्चा समस्त भारत को, पूरे उत्तर भारत को जीतकर एक अखंड भारत का निर्माण करता है। ठीक है, ये स्टोरी अपनी समाप्त हुई। और चलो अब मौर्य वंश के बारे में आगे अध्ययन करते हैं। देखो, मौर्य वंश 322 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश का शासन रहा मगध साम्राज्य पर। ठीक है, और इसकी स्थापना अभी मैंने बताई थी कि घनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में की थी। ठीक है, और इस मौर्य वंश के जो प्रमुख शासक हुए, चंद्रगुप्त मौर्य, उनका पुत्र बिंदुसार, और फिर बिंदुसार का पुत्र सम्राट अशोक, जो अशोक महान के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, ये तो मौर्य वंश में 3 शासक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और सम्राट अशोक, ये 3 शासक महत्वपूर्ण हैं, और इन तीनों शासकों की ही डिटेल आपकी आरबीएससी की 10th की बुक में दे रखी है। ठीक है, तो अपन आज पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ठीक है, तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक शासन किया, और इनके जीवन काल का जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी वो था 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटस को पराजित करना। 305 ईस्वी में यूनान के शासक, अब यूनान के शासक सेल्यूकस निकेटस कौन था मैं आपको बताता हूँ। जब 326 ईस्वी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है, तो व्यास नदी को सिकंदर की सेना पार नहीं कर पाई थी। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। तब सिकंदर वापस लौट रहा था, तो सीरिया, जो यूनान का क्षेत्र है सीरिया, उस सीरिया में जो सिकंदर था, सिकंदर ने अपना जो सेनापति था उसका नाम था सेल्यूकस निकेटस। सेल्यूकस निकेटस को उस सीरिया का शासक बनाकर वह आगे बढ़ चुका था, और आगे बढ़ते वक्त बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। तो सेल्यूकस निकेटस सीरिया का शासक हुआ करता था। ठीक है, यूनान का शासक। तो सेल्यूकस निकेटस ने 305 ईसा पूर्व में, जब चंद्रगुप्त मौर्य भारत पर शासन कर रहे थे, मगध पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, उस समय 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटस ने भारत पर आक्रमण किया, और उस आक्रमण में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटस को बुरी तरह पराजित किया, और इन दोनों के मध्य एक संधि हुई, और उस संधि के तहत चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटस को 500 हाथी दिए, और उन 500 हाथी के बदले में सेल्यूकस निकेटस ने पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु नदी के पश्चिम का जो क्षेत्र था, उस पश्चिम के क्षेत्र को चंद्रगुप्त मौर्य को दिया। और जो उनकी पुत्री थी हेलेना, उस पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। देखो, सेल्यूकस निकेटस की पुत्री हेलेना और चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह, यह भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। ये बात याद रखने योग्य है, यह भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। कौन सा? चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटस की पुत्री हेलेना का विवाह। ठीक है, यह भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था, 305 ईसा पूर्व में हुआ था। और इसके साथ ही मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा अपना राजदूत बना के सेल्यूकस निकेटस ने। ठीक है, तो 305 ईसा पूर्व में इन दोनों के मध्य जो युद्ध हुआ था उसकी संधि के तहत ये कुछ महत्वपूर्ण बातें, 500 हाथी सेल्यूकस निकेटस को दिए चंद्रगुप्त मौर्य ने, और उसके बदले में सेल्यूकस निकेटस ने पूर्वी अफगानिस्तान का क्षेत्र, बलूचिस्तान का क्षेत्र और सिंधु नदी के पश्चिम का क्षेत्र चंद्रगुप्त को दिया, और अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया, और मेगस्थनीज को राजदूत बना के उनके दरबार में भेजा। मेगस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम है इंडिका। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। इंडिका पुस्तक मौर्य वंश की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, ये बात याद रखना। ठीक है, हाँ, अब देखो, चंद्रगुप्त मौर्य ने काबुल, हेरात, कांधार, बलूचिस्तान, विंध्याचल पर्वत, पंजाब, गुजरात, बंगाल, कश्मीर तक का क्षेत्र, ठीक है, यानी आधे से ज़्यादा नहीं,
उत्तर भारत का समस्त एरिया, ठीक है, दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्र को छोड़कर उत्तर भारत के समस्त उत्तर भारत का अपना एरिया, और भारत से आगे ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के तक काबुल तक का क्षेत्र, बलूचिस्तान तक का क्षेत्र, कांधार हेरात जो जनपद थे उस समय के, वो संपूर्ण क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य ने विजित करके अपने साम्राज्य में मिला लिया था, ठीक है। और इसके अलावा एक दो ग्रंथ है, तमिल ग्रंथ, ऐनानूरू और मुन्नानूरू, ऐनानूरू और मुन्नानूरू, ये दो तमिल ग्रंथ हैं। इन तमिल ग्रंथों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर भारत पर नहीं, दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किए थे। दक्षिण के दो तमिल ग्रंथ है, ऐनानूरू और मुन्नानूरू। तो इन ग्रंथों से ज्ञात होता है, क्या ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सिर्फ उत्तर पर ही अधिकार नहीं किया, हमारा जो दक्षिण भारत था उस दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया था, ठीक है। अब देखो चंद्रगुप्त जो मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भद्रभाऊ से जैन धर्म की दीक्षा ली, अर्थात उन्होंने जैन धर्म अपना लिया अपने जीवन के अंतिम वर्षों से, और इनके जैन धर्म के गुरु थे भद्रभाऊ, ठीक है। और जैन धर्म अपनाकर इन्होंने अपना राजकाट छोड़ दिया, अपना राजकाट अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया, और बिंदुसार को सौंपकर ये श्रवण बेलगोला दक्षिण भारत में चले गए, श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर। यह है मैसूर कर्नाटक में। श्रवण बेलगोला नामक स्थान कहाँ पे, वर्तमान का जो कर्नाटक क्षेत्र है ना, उस समय मैसूर कहा जाता था, उस क्षेत्र पर चले गए श्रवण बेलगोला में, और वहाँ जाके संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए। ये संलेखना जैन धर्म में प्राण त्याग करने की एक विधि होती है, जैसे अपन अपना खाना वाना सबको त्याग कर देते हैं, त्याग करते हैं, उसी प्रकार खाना वाना अपने शरीर को त्याग करने की एक विधि होती है जैन धर्म में, वह संलेखना विधि होती है। और इसी विधि के माध्यम से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्याग दिए थे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में अब अपन बिंदुसार के बारे में अध्ययन करेंगे, और उसके पश्चात फिर मौर्य सम्राट अशोक के बारे में, ठीक है। ओके बाय।